हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों का इस हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम लोग जो है अभी वेक्टर पढ़ रहे हैं और ये वेक्टर में जो पहला चैप्टर था उसका ये लास्ट लेक्चर है। ठीक है, इसमें मैं कुछ प्रॉब्लम्स, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स जो है मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के बाद आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा आपका। तो एक क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम मतलब आईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तीन वेक्टर है यहाँ पे, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है और तीसरा वेक्टर सी है। ये तीन वेक्टर है और क्वेश्चन में कह रहा है कि दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है। तो कह रहा है ये तीनों वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है और जो थर्ड वेक्टर है सी, उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। ठीक है, और तब आपसे पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, लीनियरली डिपेंडेंट दिया हुआ है तो लीनियरली डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज कर देते हैं। तीन वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है मींस तीन वेक्टर कोप्लानर है, और जब तीन वेक्टर कोप्लानर होता है तो किसी एक वेक्टर को बाकी के दो वेक्टर के एलसी के टर्म में लिख सकते हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे according to question a vector, b vector and c vector are what? Are linearly dependent. ठीक है, consequently अगर डिपेंडेंट है, consequently they are कोप्लानर। ठीक है, और जब वो कोप्लानर होगा तो हम एक किसी भी वेक्टर को, मतलब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सी वेक्टर को लिख सकते हैं क्या, तो लेमडा इंटू ए वेक्टर प्लस म्यू इंटू बी वेक्टर, वेयर लेमडा एंड म्यू आर एनी स्केलर, कोई भी स्केलर मान लीजिए। चलिए, अब यहाँ पे सी वेक्टर कितना है, तो आई कैप प्लस अल्फा जे कैप प्लस बीटा के कैप। लेमडा ए वेक्टर कितना है, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस म्यू। बी वेक्टर कितना है, तो 4 आई कैप प्लस थ्राइस जे कैप प्लस 4 के कैप। एक काम कीजिए, इधर आई वाले को एक साथ कर दो, तो हो जाएगा लेमडा प्लस 4 म्यू आई कैप, लेमडा प्लस 4 म्यू आई कैप प्लस ये हो जाएगा लेमडा प्लस 3 म्यू जे कैप प्लस यहाँ हो जाएगा लेमडा प्लस 4 म्यू, लेमडा प्लस 4 म्यू के कैप। ये दोनों तरफ से हम लोग क्या किए, ये। अब बताइए आई जे के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। सिंस आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर नन कोप्लानर, ये हमको पता है, नन कोप्लानर। और जब तीन वेक्टर नन कोप्लानर होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ से आई का स्केलर्स, जे का स्केलर्स और के स्केलर्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो दिस इम्प्लाई क्या करेंगे, इक्वेट कर लेंगे। तो यहाँ आई का स्केलर्स कितना है, 1, तो 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेमडा प्लस 4 म्यू। उसी तरह से अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा लेमडा प्लस 3 म्यू। उसी तरह से बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेमडा प्लस 4 म्यू। ये आप गौर कर सकते हैं, लेमडा प्लस 4 म्यू जो है ये आपका 1 है, और तीसरा जो रिलेशन है लेमडा प्लस 4 म्यू, ये आपका है बीटा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बीटा बराबर क्या होगा, 1। इसको मान लो 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, ये हो गया 3 नंबर। ठीक है, तो फ्रॉम कितना से 1 नंबर और 3 नंबर से हम लिख सकते हैं कि बीटा बराबर कितना होगा, 1। ठीक है, ये हम निकाल लिए। चलिए, तो बीटा जो है 1 कहाँ है, तो बीटा आपको दिख रहा है। अगर आप नहीं भी पूरा बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्ट डी ऑप्शंस को टिक आउट कर सकते हैं, लेकिन मैं कंप्लीट बनाऊंगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सी का वैल्यू, सी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। ठीक है, आल्सो आप यहाँ पे मॉड ऑफ सी कितना दिया हुआ है, √3। मॉड ऑफ सी आप आराम से लिख सकते हैं, दैट इज मॉड ऑफ सी मतलब 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। तो यहाँ से
आपका अल्फा स्क्वायर हो जाएगा आपका 3 -1 -1 करने का मतलब कितना हो गया 1 हो गया। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया +-1। तो अल्फा का वैल्यू +-1 और बीटा का वैल्यू 1, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट आपको लगाना है कि 3 वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट मीन्स दे आर कोप्लानर। इफ दे आर कोप्लानर देन वी कैन राइट एनी वन ऑफ द वेक्टर एज द एलसी ऑफ अदर वेक्टर्स। ठीक है, विद द यूज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट वी कैन इजीली सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। हियर यू कैन सी। हेलो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है ज्योमेट्री बेस्ड है। तो आपको एक पते की बात बता दें कि वेक्टर में कोई सवाल अगर ज्योमेट्री वाला रहता है, ठीक है, तो हम लोग वैसे सवाल को, अगर हम लोगों को वैसे सवाल को इजी वे में बनाना है तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि हम लोग हमेशा पोजीशन वेक्टर पे वर्क करते हैं। मतलब ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को डील करना है मीन्स आपको पोजीशन वेक्टर पे वर्क करना है। अगर आप विदाउट पोजीशन वेक्टर वर्क करते हैं तो क्वेश्चंस बनेंगे, दूसरे मेथड से भी बनेंगे, लेकिन बहुत टिपिकल हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा आपके लिए सजेशन है, ठीक है, कि कभी भी अगर कोई ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम हो वेक्टर में तो उसको अगर आपको डील करना है तो हमेशा आप पोजीशन वेक्टर के ही रेस्पेक्ट में बनाओगे। चलिए, क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है PQRS, हमको पता नहीं है, हम एक जैसे तैसे फिगर बना दिए, ठीक है, PQRS ले लिए क्वाड्रिलेटरल। उसमें PQ जो है A वेक्टर है, याद कीजिए P से Q A वेक्टर है, ठीक है, QR B वेक्टर है और SP आपका A - B वेक्टर है। M जो है मिडिल पॉइंट है किसका, QR का, और X कोई पॉइंट होगा SM में, ठीक है। चलिए, ये तो सच दैट SX = 4/5 SM हो जाएगा। देन तब कहता है इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है। गौर कीजिए, हर जगह PX PR, इसका मतलब PX PR, P से X P से R। तो हम लोग जो है यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट P को हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, ये दिख रहा है P एज ए रेफरेंस पॉइंट। इसका मतलब P का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है कि PQ वेक्टर जो है वो A वेक्टर है, तो देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ Q जो होगा वो आपका कितना होगा, A हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ Q इज A वेक्टर हो जाएगा, तब ना PQ A वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद QR जो है वो B वेक्टर दिया हुआ है, यहाँ देख लो, QR जो है वो आपका B वेक्टर दिया हुआ है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, तो PQR में, ठीक है, तो ये हो जाएगा PR वेक्टर इज इक्वल टू PQ वेक्टर प्लस QR वेक्टर। तो PQ वेक्टर कितना है, A वेक्टर, और QR वेक्टर कितना है, B वेक्टर। तो इसका मतलब PR वेक्टर जो है वो आपका A + B हो गया। इसका मतलब ये शो कर रहा है कि R का जो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, R का जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना हो गया, A + B वेक्टर हो गया, जो कि यहाँ पे हम दिखाएं, देखो R का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब क्या करते हैं, M जो है कह रहा है मिडिल पॉइंट है, किसका जी, तो QR का। तो मिडिल पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा A + A, तो हो जाएगा 2A वेक्टर प्लस B वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। तो ये M का मिडिल पॉइंट निकल गया। अब क्या करते हैं, S और M को मिलाते हैं और उसमें एक कोई पॉइंट क्या ले लेते हैं, X ले लेते हैं। S M को मिलाते हैं, देखो यहाँ पे कह रहा है X इज द पॉइंट ऑन SM, कोई भी पॉइंट इतना दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से है कि SX = 4/5 SM, ये आपका रिजल्ट है, ठीक है। तो इसको टेक करो, इस रिजल्ट को आप ले लीजिए। क्या रिजल्ट है, SX = 4/5 SM, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, हमको SX है और ये SM है, तो क्यों ना हम SX और XM में रिजल्ट निकाल लें, ठीक है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, SX रहने दीजिए, इस SM को लिखेंगे, इस SM को क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 4/5। SM को हम लिख सकते हैं SX प्लस XM, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है SX जो है इधर लेके आ जाओ, तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा SX - 4/5, SX = 4/5, x हो जाएगा XM, ठीक है।
तो इसको हम और सजा सकते हैं, इसको लिखेंगे 1/5 SX इज इक्वल टू 4/5 XM, ठीक है, ये हो जाएगा XM। यहाँ से 5 कैंसिल, तो देयरफॉर एक रिजल्ट आ गया कि SX और XM जो है आपका 4:1 है। कहने का मतलब ये जो X पॉइंट है ये इस SM को इंटरनली डिवाइड करता है, किस फॉर्म में, तो 4:1 में। इसका मतलब 4 जो है इधर का रेशियो हो गया और 1 जो है उधर का रेशियो हो गया। तो क्यों ना हम उस X का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, देयरफॉर Px, क्योंकि X का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे और P यहाँ रेफरेंस पॉइंट है, तो Px वेक्टर इज इक्वल टू, बोलो क्या होगा, इधर उधर की बात है, तो 4 इंटू दिस, तो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इंटू दिस, तो 1 इंटू क्या होगा, b वेक्टर माइनस a वेक्टर। अब जरा सा गौर कीजिए, ये PS वेक्टर जो है, PS देखो SP वेक्टर बराबर कितना है, a माइनस बी। याद कीजिए SP S से P की तरफ a माइनस बी है, लेकिन हम पोजीशन वेक्टर लिख रहे हैं P से S, तो इसका मतलब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आपका P पोजीशन वेक्टर हो जाएगा b माइनस ए, ठीक है, और दिस इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 3, तो थ्राइस a वेक्टर और ये हो जाएगा आपका 2, तो 3 थ्राइस b वेक्टर, तो हो जाएगा थ्राइस b वेक्टर डिवाइडेड बाई 5, तो इसको लिख सकते हैं 3/5 और ये हो जाएगा a प्लस बी, और हमको पता है a प्लस बी जो है वो आपका PR वेक्टर है, तो दिस इज इक्वल टू 3/5 PR वेक्टर। लेकिन क्वेश्चन में जो है आपका Px वेक्टर, तो Px वेक्टर इज इक्वल टू 3/5 PR वेक्टर, ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है, बी ऑप्शन, तो ये आपका दिख रहा है, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो आप देख सकते हो ये कितना इंटरेस्टिंग सवाल है। अंतर इसमें बेसिक, इसमें आपको क्या एक चीज़ आपको समझने वाली ज़रूरत है, इसमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इस क्वेश्चंस को डील कैसे करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम फैक्टर में पूछा हुआ है तो ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए सबसे आसान और ईजीएस्ट तरीका होता है कि आप इसको पोजीशन वेक्टर में डील कीजिए। और पोजीशन वेक्टर में डील करने का मतलब होता है किसी ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट को आपको रेफरेंस पॉइंट मानना है। क्वेश्चन के आंसर ऑप्शंस को देखते हुए लग रहा है कि क्यों ना हम P को ही रेफरेंस पॉइंट मान लें, तो P को रेफरेंस पॉइंट मानेंगे। याद रखिए, जिस पॉइंट को रेफरेंस मानते हैं उसका पोजीशन वेक्टर हमेशा 0 वेक्टर होता है, तो उसको 0 वेक्टर मानते हुए कंप्लीट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ज्योमेट्री अप्लाई करते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है वो हो रहा है और अल्टीमेटली आपको रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो इसको आप एक बार और गौर से देखिएगा तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और एक क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं इस तरह का, तो इस तरह का ढेरों सारा सवाल आप इजी वे में डील कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत इंटरेस्टिंग ज्योमेट्री है, ठीक है, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसको एज ए क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। मान लो कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC और उस ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। A का पोजीशन वेक्टर A वेक्टर है, B का पोजीशन वेक्टर B वेक्टर है और C का पोजीशन वेक्टर C वेक्टर है, और I जो है आपका इस ट्रायंगल का इन सेंटर है, ठीक है। तब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AIA वेक्टर प्लस BIB वेक्टर प्लस CIC वेक्टर, पूछ रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। इस क्वेश्चन में सबसे पहले I आपको डिसाइड करना पड़ेगा, इन सेंटर डिसाइड करना पड़ेगा। इन सेंटर क्या होता है जी, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। अगर किसी ट्रायंगल के इंटरनल एंगल के बाइसेक्टर को लीजिएगा तो जहां तीनों बाइसेक्टर मीट करता है उसी पॉइंट पे आपको इन सेंटर बनता है, ठीक है। तो इन सेंटर का अपना एक ज्योमेट्री है, मतलब इन सेंटर का अपना एक फॉर्मूला है, वो हम निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे जरा सा देखिए। हमको पता है ये आपका जो है, ये मान लो कि यहाँ पर D पॉइंट हो गया, ठीक है। तो AD जो है ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है एंगल A का, तो यहाँ लिखेंगे लेट AD इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A,
मतलब AD जो है वो एंगल A का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। तो फ्रॉम ज्योमेट्री क्या कहता है कि ये जो D पॉइंट है इस BC लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो इस रेशियो में। देखो यहाँ पे तो हमको पता है B के सामने वाला स्मॉल b हो जाता है, C के सामने वाला स्मॉल c हो जाता है। तो ये जो रेशियो होता है ये C/B रेशियो में डिवाइड कर देता है। तो फ्रॉम ज्योमेट्री ये हो जाएगा BD बाई DC जो होगा वो C/B रेशियो में डिवाइड कर देगा। तो हम लोग यहाँ से D का क्या निकाल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर। कैसे निकालेंगे, तो ये हमको पता है, इधर हो गया C, इधर हो गया आपका B वेक्टर। तो बोलो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा B वेक्टर प्लस C वेक्टर डिवाइडेड बाई कितना होगा B प्लस C वेक्टर, B प्लस C हो जाएगा। ठीक है, B प्लस C, क्योंकि रेशियो आपका क्या है B प्लस C। अब ये जो ये कहाँ से आया, फ्रॉम सेक्शन फार्मूला से, सेक्शन फार्मूला। चलिए अब ये जो इन सेंटर होता है ये इस AD को किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो यहां लिखेंगे सिंस I इज इन सेंटर। ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम ज्योमेट्री, फिर ज्योमेट्री कहता है कि AI बाई ID जो होगा ये आपका कितना हो जाएगा, तो B प्लस C बाई A हो जाता है। ये हम नहीं कर रहे, ज्योमेट्री कह रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा ऊपर वाला B प्लस C और नीचे वाला रेशियो A हो जाएगा। तो फिर आप सेक्शन फार्मूला लगा के I का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो इस I का जो पोजीशन वेक्टर निकलेगा वो कितना निकल जाएगा, ये लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ I, वो कितना हो जाएगा जी, तो यहाँ हो गया A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस C हो जाएगा। ये सबसे पहला रिजल्ट आपको फाइंड आउट करना था। उसके बाद हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है वैल्यू A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर का डाटा निकालना है। A रहने दो, IA का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ PV ऑफ A माइनस PV ऑफ I, PV ऑफ I ये हो गया, प्लस ये हो जाएगा B, हो जाएगा PV ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ I, फिर प्लस C इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ I। ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो दिस इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे A, पोजीशन वेक्टर ऑफ A कितना है जी, तो खुद A वेक्टर है, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ I कितना था, तो यहाँ लिखेंगे A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस C, प्लस ये हो जाएगा B, फिर हो जाएगा B वेक्टर माइनस यहाँ लिखेंगे A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस C। ठीक है, प्लस फिर यहाँ हो जाएगा C वेक्टर नहीं C, ये हो जाएगा C वेक्टर माइनस A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस C। ठीक है, जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो सारा का सारा कैंसिल आउट हो जाता है और आंसर आपका आ जाएगा 0 वेक्टर। ठीक है, ये मेरा किया हुआ है, आप चाहे तो घर में भी कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको अल्टीमेटली आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है और ये एग्जाम में पूछा हुआ है। तो यहाँ जो आपका फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी 0 वेक्टर। क्लियर, चलिए आइए। हेलो फ्रेंड्स, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। एक क्वेश्चन आता है इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। ठीक है, ये होता क्या है, जैसे मान लो कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है, ठीक है, या कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, उसमें हम जो है बहुत तरफ से फोर्स लगाते हैं
और जब हम फोर्स लगाते हैं तो देखते हैं कि वो पॉइंट जो है वहीं रह जाता है। कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होने का मतलब उसकी पोजीशन पे कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। तो जब हम बहुत सारा फोर्स लगाने के बावजूद भी वो उसका पोजीशन नहीं बदला, इसका मतलब वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब वहाँ जो रिजल्टेंट ऑफ फोर्स हो जा रहा है वो आपका जीरो हो जा रहा है। तो यहाँ पे वही वाला केस है कि एक पार्टिकुलर पॉइंट P पे हम एक पॉइंट ले लिए और उसमें हम 3 फोर्स लगा रहे हैं, एक फोर्स A, एक फोर्स B, दूसरा फोर्स C, तीसरा फोर्स C, और तीनों फोर्स लगाने के बावजूद भी, तीनों फोर्स को एक्सर्ट करने के बावजूद भी ये पॉइंट P जो है आपका एज इट इज, मतलब जहां है वहीं रह जाता है। इसका मतलब ये पॉइंट P जो है इज इन इक्विलिब्रियम आफ्टर सब्जेक्टिंग द फोर्स A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर। देन ऐसा तब होगा जब तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट आपका जीरो हो जाएगा। तो वैसे केस में हम लिखे हैं कि ये पार्टिकल P इज इन इक्विलिब्रियम इफ वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C आर सब्जेक्टेड टू P पॉइंट पर सब्जेक्ट करने के बाद भी ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, मींस इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट का मतलब होता है समेसन, ये क्या होगा आपका जीरो वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी देख रहे हो क्या करते हैं, कोई एक बड़ा ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग को क्या करना करता है कि जैसे मान लो कि 2-3 आदमी पुश कर रहे हैं, ठीक है, एक आदमी उधर से धकेल रहा है, एक आदमी इधर से धकेल रहा है, एक आदमी इधर से धकेल रहा है, लेकिन वो जो है ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं रह जा रहा है। इसका मतलब तीनों फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली होता क्या है कि तीनों फोर्स का रिजल्टेंट जीरो होने के कारण वो ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं रह जाता है। जब तक कि तीनों फोर्स का रिजल्टेंट कुछ ना कुछ नॉन जीरो नहीं आएगा तब तक वो ऑब्जेक्ट वहाँ से डिस्प्लेस नहीं होगा। तो इक्विलिब्रियम का यही एक कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यही कुछ कॉन्सेप्ट था, कुछ प्रॉब्लम्स था जिसको हमको दिखाना था, ठीक है। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको इस लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा। एंड आई ऑलवेज say you keep watching my videos, these videos are really interesting and these videos are helpful for your upcoming examinations. So thank you so much for watching this video and wait for the next video, and the next video will be on vector analysis is the product of vectors, ठीक है। अब जो हम लोग अगला वेक्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, अगला वीडियो जो भी होगा मेरा लेक्चर वीडियो, उसमें हम लोग प्रोडक्ट पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अलजेब्रा में चाहे डॉट लिखो या क्रॉस लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप वेक्टर में डॉट और क्रॉस लिखते हैं तो मीनिंग ही बदल जाता है। तो क्या होगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, क्या होगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, इसको हम लोग सेपरेट ठीक है करके आपको वीडियोज़ में आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसलिए वीडियो देखते रहिए और आपके सिलेबस जो भी आपका सिलेबस है वो आपका कंप्लीट होते जाएगा, ठीक है। तो इतना ही कहकर इस वीडियो को हम क्लोज करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।